नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। होमी जहांगीर भाभा यानी विज्ञान की दुनिया का ऐसा चमकदार सितारा जिसका नाम सुनते ही हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बचपन से ही विज्ञान की दुनिया में गहरा लगाव रखने वाले भाभा न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक इंजीनियर, संगीतकार और बेहतरीन कलाकार भी थे। भाभा देश और दुनिया के लिए जाना माना नाम है। दरअसल भाभा ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर बनाकर दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी देश प्रेम की भावना ऐसी थी कि उन्होंने विदेश में रह रहे वैज्ञानिकों से भारत लौटने का आह्वान किया था। उन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियां प्राप्त थीं। उनके इन तमाम अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उनको 5 बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साथ ही उन्हें एडम्स हॉपकिंस पुरस्कार और भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो आज विशेष में हम जानेंगे होमी जहांगीर भाभा के जीवन को, उनके आविष्कार और योगदान को, साथ ही भारत की परमाणु नीति को भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। ये भाभा ही थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की। मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और अलग अलग क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने भारत के नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य शुरू किया था जब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने की कल्पना को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा की दृढ़ इच्छा शक्ति का सुखद परिणाम ही है कि आज भारत परमाणु कार्यक्रम के अपने सशक्त अस्तित्व के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। पिता जहांगीर भाभा एक जाने माने वकील थे। होमी जहांगीर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा जॉन कैनन स्कूल में हुई। शुरू से ही भौतिक विज्ञान और गणित में उनकी खास रुचि थी। होमी भाभा ने 12वीं की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से करने के बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की परीक्षा पास की। साल 1927 में होमी भाभा आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। साल 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और प्रयोग भी किए। हालांकि इससे पहले 1933 में डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से पहले भाभा ने अपना रिसर्च पेपर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन के नाम से जमा किया। इसमें उन्होंने कॉस्मिक किरणों के अवशोषक और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की क्षमताओं को प्रदर्शित किया था। इस शोध पत्र के लिए उन्हें साल 1934 में आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिली। साल 1935 में प्रकाशित अपने शोध पत्र में भाभा ने इस घटना को काफी विस्तार से समझाया था। अपने शोध के दौरान ही भाभा को अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डिराक और नील्स बेक जैसे दुनिया के महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला। खुद की उनकी शिक्षा, शुरुआती जो ये स्कूल की शिक्षा जो कहते हैं और कॉलेज की भी थोड़ा सा कह लें तो मुंबई में ही हुआ था। उसके पश्चात वो कैम्ब्रिज चले गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की पढ़ाई करने, लेकिन उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा दिल लगा नहीं। और उसके बाद उन्होंने कैवेंडिश लैब करके एक स्थान था उसमें 1930 में वो वहाँ
काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने पीएचडी फिजिक्स में की थी। अब पीएचडी फिजिक्स में करने के पश्चात वो भारत आए। भारत आने के पश्चात वो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में रीडर के रूप में, फिजिक्स के रीडर के रूप में उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। और वह नौकरी उन्होंने काफ़ी दिन तक किया और काफ़ी आगे बढ़ाया विज्ञान को। होमी जहांगीर भाभा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1939 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद वो बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और साल 1940 में रीडर के पद पर नियुक्त हुए। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलुरु में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। कॉस्मिक किरणों पर उनकी खोज के चलते उन्हें विशेष ख्याति मिली और उन्हें साल 1941 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। उस समय उनकी आयु मात्र 31 साल थी। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए साल 1944 में उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। इनका फादर ने कहा आप इंग्लैंड जाके इंजीनियरिंग पढ़ के आ जाओ, बट वो उधर गया, उनका प्यार किसी और चीज़ में हो गया। ऑफकोर्स वो कंप्लीट किया उसका डिग्री इंजीनियरिंग में, बट वो पढ़ने के समय उनका फिज़िक्स के ऊपर और ज़्यादा प्यार हो गया। सो सेकेंड डिग्री भी कर दिया, सेकेंड डिग्री फिज़िक्स में कर दिया। देन उसके बाद उधर ही पीएचडी किया। पीएचडी के समय ही एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च किया कॉस्मिक रेस के ऊपर। उस ज़माने में कॉस्मिक रे नया था, उसके पहले लोगों को पता नहीं था कॉस्मिक रे क्या है, कॉस्मिक रे आता है, इस तरह से चीज़ पता नहीं था। वो चीज़ को ऊपर दर उस समय का फ्रंट लाइन है, उस चीज़ को वो रिसर्च किया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कॉल्ड एज बाबा स्कैटरिंग, उसको डिस्कवर किया। होमी जहांगीर भाभा ने जेआरडी टाटा की मदद से देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और इसके निदेशक बने। साल 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1955 में जिनेवा में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग के पहले सम्मेलन में डॉक्टर होमी भाभा को सभापति बनाया गया। वहां पर उनके विचारों को सुनकर कनाडा सरकार ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया, जिसके फलस्वरूप साइरस परियोजना प्रारंभ हुई। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको बात करने चाहता था, फ़ोन लेके दिल्ली से बॉम्बे को फ़ोन लगा दिया एंड बाबा का पीए उठ दिया फ़ोन। नेहरू ने बोल दिया दैट मैं बाबा से बात करना है। सो वो पीए उधर से बाबा को क्लास में जाके उनका कान में बोला, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाह रहा है। बाबा ने बोला उनसे बोलो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये घंटा होगा ये ख़त्म होने के बाद, उसके बाद ही मैं आके बात करेंगे। इसका मतलब है एक टीचर का धर्म टीच करना, पढ़ाई करना, उसमें कोई कमियां नहीं करना है, कोई भी है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना, इसमें बहुत वो इम्पॉर्टेंट देता था। एंड इसी कारण उस समय इंडिया में उस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था, न्यूक्लियर पावर इस तरह से चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। इसलिए वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर का इंस्टीट्यूशन नहीं साबित किया, उसके अंदर एक पढ़ाई का स्कूल भी स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 1943 में उन्हें एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉकिंस पुरस्कार के साथ ही 1959 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए डॉक्टर भाभा का नाम 5 बार नामांकित किया गया, हालांकि उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य के क्षेत्र में भी गहरी रुचि और अच्छी पकड़ रखते थे। तभी तो महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डी विंची कहा करते थे। भारत के इस महान वैज्ञानिक का निधन 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। होमी जहांगीर भाभा के जीवन की कहानी आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी कही जा सकती है। होमी जहांगीर भाभा
भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की मजबूत नींव रखी, जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में गर्व के साथ खड़ा हुआ है। आइए नजर डालते हैं परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के योगदान और भारत के परमाणु कार्यक्रम के सफर के बारे में। भारतीय परमाणु कार्यक्रम आज दुनिया के सबसे उन्नत और सफल परमाणु कार्यक्रमों में शुमार है। आज हम सैन्य और असैन्य परमाणु शक्ति से परिपूर्ण हैं। ये सपना देश के एक सपूत ने देखा और अपने योगदान से दुनिया को अचंभित कर दिया। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा ने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और एक परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे। 1945 में JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और इस दौरान परमाणु अनुसंधान में जुटे रहे। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने दुनिया भर में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों से भारत लौटने की अपील की थी। 1947 में आजादी हासिल करने के साथ ही देश में परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी। 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई ताकि ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में लाने और देश की परमाणु नीति तैयार करने की दिशा में काम शुरू हुआ। भाभा उन्हें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया था। बहुत शुरुआती सनों में 1948 में बनाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने एक संस्थागत विकास भी किया, जैसा आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात की। उसके साथ साथ उन्होंने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में किया गया, जिसे कि बाद में इंदिरा गांधी ने उसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में रखा था। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिक आकर एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट में कार्य करते थे और भारत के परमाणु विज्ञान को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया था। वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उन्हें इलेक्ट्रॉनों द्वारा पॉजिट्रॉन को बिखरने की संभावना के लिए एक सटीक अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जिसे भाभा बिखरने के रूप में जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के हिमायती थे। 60 के दशक में विकसित देशों का तर्क था कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने से पहले विकासशील देशों को दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भाभा ने इसका जोरदार खंडन किया और वो विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा के प्रयासों की वकालत करते थे। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका मकसद भारत की परमाणु नीति को अमली जामा पहनाना था। 1957 में भारत ने मुंबई के नजदीक ट्रॉम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ये देश में नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े अन्य विषयों पर अनुसंधान और विकास का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। 18 मई 1974 को भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण किया। ये भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। तो बाबा का एक विजन था, दैट इज बाबा ने देखा दैट उस समय एटॉमिक पावर वर्ल्ड ओवर एक रिसर्च का रूप में था। उसका काफ़ी साल के पहले ही हिरोशिमा में बम डाल दिया, बट लोग भी ये तैयार किया था दैट सिर्फ एटॉमिक पावर डिस्ट्रक्शन के नहीं है, कंस्ट्रक्शन को भी यूज़ कर सकता है। आई मीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप पावर उधर से ले सकता है। तो वर्ल्ड में डिफरेंट जगह में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स को एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बाबा ने बोला हम बाकी लोग किधर जा रहा है उस दिशा में हम नहीं जाना है, हम इंडिया को सोचना है, इंडिया में क्या है वो सोचना है, उसको बेसिस में उसका आधार पर हम इंडिया में प्लान करना है। 1998 में जब भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया, तब भारत की परमाणु रक्षा ने ये आश्वस्त कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भारत मुकाबला कर सकता है। उसी समय से भारत
लगातार ये प्रयास करता रहा है कि इसकी परमाणु रक्षा मजबूत हो सके। इसके लिए इसने परमाणु प्रक्षेपण यंत्रों की तकनीकी सुधार और उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया है। अपने परमाणु प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए इसने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, समुद्र आधारित परमाणु वेक्टर, सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम, मल्टीपल री एंट्री लॉन्च व्हीकल और व्यापक कमांड और कंट्रोल तंत्र पर काफी काम किया है। परमाणु रक्षा के अचूक और विश्वसनीय होने में इस तकनीकी विकास का अहम योगदान है। इंडिया में यूरेनियम उतना नहीं है। बाकी लोग का रिएक्टर्स पूरा का पूरा यूरेनियम का डिपेंडेंट है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा थोरियम है। थोरियम को डायरेक्टली आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते। थोरियम को आप रेडियो एक्टिव मटेरियल, दैट इज फिसाइल मटेरियल बनाना है, दैट इज उसको फ्यूल बनाना है। उसको फ्यूल बनाना है तो आपके पास प्लूटोनियम चाहिए, वो नेचर में नहीं अवेलेबल होगा। उसके लिए वो बोला दैट आप फर्स्ट टाइप रिएक्टर्स करो, यूरेनियम ले लो, इंडिया से ले लो, बाहर से ले लो, उससे पावर भी जनरेट करो, ये प्लूटोनियम भी तैयार करो। ये यूज़ करके थोरियम को फिसाइल मटेरियल बना दो। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल बन जाने के बाद, दैट इज वो एक फ्यूल बन जाने के बाद, उसके बाद ये चीज़ आपको चाहिए नहीं है। मौजूदा समय में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 अनुसंधान केंद्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइलोट्रॉन केंद्र कोलकाता और परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। इसके अलावा 7 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें परमाणु अनुसंधान के लिए सहायता दी जाती है। टाटा मूलभूत संस्था मुंबई, टाटा स्मारक केंद्र मुंबई, भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर, साहा भौतिकी संस्थान कोलकाता, मेहता गणित एवं गणितीय अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, गणित विज्ञान संस्थान चेन्नई, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। देश में इस समय 22 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनके जरिए करीब 24,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा कई और परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत हमेशा से शांतिपूर्ण देश रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण भारत को ना चाहते हुए भी अपनी सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु नीति अपनाने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रही है, जिसकी बुनियाद होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। आइए जानते हैं क्या है भारत की परमाणु नीति और कब हुई इसकी शुरुआत। आजादी के बाद से ही भारत ने साफ कर दिया था कि वो परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा ने भारत को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। 20 जनवरी 1957 को अप्सरा स्विमिंग पूल रिएक्टर का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं ने भारत की परमाणु नीति को काफी प्रभावित किया। भारत की सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नीतियां हमेशा आगे की सोच रखने वाली और परिवर्तनशील होनी चाहिए। भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी पहले से ही ये एक मुख्य विषय था, दैट एटम्स फॉर पीस। उसका मतलब है दैट परमाणु ऊर्जा को हम बिजली उत्पन्न करना, नहीं तो मेडिकल रिसर्च में यूज़ करना, इस तरह से पॉजिटिव वे में हम यूज़ करेंगे, डिस्ट्रक्शन में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इस तरह से एक था। इन बिटवीन एक सिचुएशन अराइज हुआ दैट थ्रेट वगैरह, उस समय हम दिखाना था दैट हमको भी क्षमता है। बट उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वादा दिया है, वॉलंटरीली वादा दिया है दैट हम अभी से टेस्ट नहीं करेंगे। ये एक हमारा पॉलिसी रहा है। भारत की परमाणु नीतियों में बदलाव 1965 में देखने को मिला, जब निशस्त्रीकरण आयोग के समक्ष भारत ने कहा कि वो परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं करेगा।
परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के संबंध में भारत ने अपनी नीति में हमेशा दो बातों पर जोर दिया है। पहला, परमाणु ऊर्जा स्रोत के आर्थिक उपयोग की आजादी सभी को हो, और दूसरा कि इसे निशस्त्रीकरण से जोड़ा जाए। भारत के परमाणु विकास कार्यक्रम को अगर हम देखें तो साफ पता चलता है कि भारत की परमाणु नीति और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रहा है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 और 1962 के अलावा 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु संपन्न देशों ने परमाणु अप्रसार संधि बनाकर विश्व को दो गुटों में बांट दिया। इसके तहत एक ग्रुप में वैसे देश थे जो परमाणु हथियारों से लैस थे और दूसरे ग्रुप में बिना परमाणु संपन्न देश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न देशों के भेदभावपूर्ण नीति के बाद भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु संपन्न होने की पहल शुरू की। इसके लिए भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। लेकिन सही मायने में इस दिशा में काम 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से शुरू हुआ। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर भारत की चिंता को और बढ़ा दिया। इसके बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास तेज कर दिया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ने इस जरूरत को और मजबूत कर दिया और 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम और नीति पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी। भारत दुनिया की 5 महाशक्तियों के बाद परमाणु शक्ति बनने वाला पहला देश बन गया। बट ये एनपीटी ट्रीटी क्या कर रहा है, सम देश को, दैट इज सेलेक्ट देश को, वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है, बाकी देश नहीं रख सकता है। इस तरह से एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। सो इंडिया ने ये चैलेंज कर रहा है दैट न्यूक्लियर वेपन्स को हटाना है तो सबसे हटा दो। ये नहीं बोल सकता मैं रखेंगे बट आप नहीं रख सकता है, वो सही नहीं होगा ना। सो इसलिए इंडिया ने बोल रहा है दैट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी ठीक नहीं है। उसके इंस्टेड ऑफ दैट हम एक न्यूक्लियर वेपन्स रिमूवल ट्रीटी, उस तरीके से हम सोचना है करके इंडिया का पोजीशन है। हालांकि 1974 से लेकर 1998 तक भारत की परमाणु नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन इस दौरान अमेरिका समेत दुनिया के अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत पर एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि 1968 और सीटीबीटी यानी व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1993 पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाते रहे। लेकिन भारत ने इस भेदभावपूर्ण नीति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दरअसल यह संधि सिर्फ गैर परमाणु राष्ट्रों पर ही रोक लगाती है। इस तरह भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 1980 के दशक से प्रक्षेपास्त्रों के विकास के साथ ही भारत की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं के विकास के साथ ही प्रक्षेपास्त्रों के विकास ने भारत की परमाणु नीति को नया मोड़ दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया। प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही वाजपेयी ने परमाणु वैज्ञानिकों को दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी करने के निर्देश दिए। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस दौरान कुल 5 परमाणु डिवाइसेस का परीक्षण किया गया। इसके बाद 2003 में भारत ने परमाणु नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेगा। पहले प्रयोग नहीं करने की NFU यानी नॉट फर्स्ट यूज की नीति भारत की परमाणु नीति का आधार रहा है। 2003 की अपनी परमाणु नीति में भी भारत ने ऐलान किया कि वो परमाणु हथियारों का कभी भी अपनी तरफ से पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन परमाणु हमला होने की सूरत में भारत जवाब जरूर देगा। हालांकि एनपीटी का सदस्य न होने के बावजूद कई देशों की भारत से परमाणु डील है।
इसके चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कानूनी तौर पर परमाणु तकनीक और सामग्री खरीद सकता है। इससे भारत के सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर दुनिया के भरोसे का पता चलता है। हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता के लिए एक ही अड़चन है, वह है चीन। वह चीन नहीं चाहता है कि भारत उसके समकक्ष खड़ा हो, लेकिन वह कितने दिनों तक चीन और भारत की सदस्यता के बीच में खड़ा रह सकता है, यह एक बड़ी परीक्षा की विषय होगा। क्योंकि हम अभी 3 मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स के सदस्य बन चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम्स, जिसमें कि न केवल मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी जिनका कि स्पेस डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज के दिन में सारे राष्ट्र जो बेसिकली स्पेस फेयर नेशंस हैं, जिसमें चीन शामिल है, उसको इन तकनीकों की काफ़ी आवश्यकता होगी। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR, वारसेना अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन चुका है। इसके बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत की दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। NSG के लिए भी अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देशों ने भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया है। हालांकि NSG में भारत की आधिकारिक सदस्यता में चीन अब भी एक बड़ी रुकावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।